नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जो कि हमारी CDP के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। हम बिना किसी देरी के हम बढ़ रहे हैं अपनी वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है। इमोशनल इंटेलिजेंस पर किस किस वैज्ञानिक ने काम किया है, किसने काम किया है, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। ऑप्शन में हमारे पास में हार्वर्ड गार्डनर, डैनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर और पीटर साल्वे, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उपरोक्त सभी है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर भी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम कर चुके हैं। डैनियल गोलमैन की तो बाकायदा एक बुक भी है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर देन IQ। और जॉन डी मेयर और पीटर साल्वे ने भी अपनी अपनी बुक्स लिखी हैं जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन में हमारे पास में है संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण रखना, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन पढ़ के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आपका डी आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों की तीनों चीज़ें हमारी संवेगात्मक बुद्धि के अंदर आती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ये अभी क्वेश्चन बिल्कुल मैंने मैंने आपसे डिस्कस किया था। इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन बेटर देन IQ पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में पीटर साल्वे, जॉन मेयर, डैनियल गोलमैन और डी है नैन्सी गिब्स। तो ऑप्शन सी है डैनियल गोलमैन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पीटर साल्वे ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टर बिहेवियर। जॉन मेयर की जो बुक थी वो हमारी थी पर्सनल इंटेलिजेंस के ऊपर। नैन्सी ने जो लिखी थी, नैन्सी गिब्स ने जो बुक लिखी थी वो थी हमारी फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए मीन्स अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो तो किस चीज़ का अभ्यास करना होगा। आत्मचेतना का, आत्मनियंत्रण का, आत्म प्रेरणा का, या फिर आत्म अनुभूति का। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। अगर बच्चा अगर अपनी आत्म अनुभूति का अगर अभ्यास करेगा तो वो आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण और आत्म प्रेरणा, ये तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ पा लेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा और व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। भाषा और व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, ये कौन सा प्रतिमान है, यानी कौन सा ऐसा अप्रोच है, कौन सा मॉडल है जो यहाँ पर काम करेगा। आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, या फिर विकासात्मक प्रतिमान। आगमन प्रतिमान मतलब जहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल्स देंगे जिसे हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। संप्रत्यय संप्राप्ति जहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट मटेरियल होगा बेसिकली, तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा। परीक्षा प्रशिक्षण में आपको बताता हूँ ये आपके हैं क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चन आंसर मेथड जिसे कहते हैं। इसे सोक्रेटिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है, सुकरात की विधि के नाम से जाना जाता है। चौथा हमारा विकासात्मक प्रतिमान, तो ये हमारा डेवलपमेंट अप्रोच हो गई। तो हमारा जो सी ऑप्शन जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करना है तो उसके लिए क्या उपयुक्त सुझाव होगा। हम चाहते हैं कि बच्चा क्लास में रेगुलर आए, तो उसके लिए डांटना नहीं, आलोचना बिल्कुल भी नहीं, जुर्माना तो कतई भी नहीं। हमारे पास डी ऑप्शन है यहाँ पर प्रोत्साहन। आप बच्चे को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों क्या है हमारे नेगेटिव हमारे एस्पेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या करेगा। मैं इसे पूछना चाह रहा है कि श्रव्य शिक्षण सामग्री यानी ऐसे शिक्षण सामग्री जो कि विद्यार्थी को सुनने के साथ में, यानी कि ऐसी चीज़ें जो खुद बोल रही है और विद्यार्थी से सुन रहा है, ऐसी लर्निंग मटेरियल्स क्या काम करेंगे मेनली। पहला, सरल बनाता है, सरल बनाएगा बिल्कुल। रोचक बनाता है, रोचक भी बनाएगा। प्रासंगिक बनाता है, हाँ प्रासंगिक भी बनाता है। मनोरंजक बनाता है, हाँ ये इंटरटेनिंग भी होता है। लेकिन इसे पूछा है कि कैसे क्या बनाएगा अपने अध्यापन को मेनली, यानी उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका टॉपिक क्या होगा इसके लिए, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका एम क्या है। वो इसको रोचक बनाना चाहता है, इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है, इसलिए तो उसका यूज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है। हार्डवेयर मतलब वो कंप्यूटर के पार्ट जिसको आप छू सकते हैं। ऑप्शन में हमारे पास में है CPU, MS वर्ड, CD कीबोर्ड। तो MS वर्ड आपका सॉफ्टवेयर है,
तो ये आपका पार्ट नहीं है। स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, हाँ ये चारों आपका आंसर है बेसिकली ये। नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं फिर भी ऑप्शंस। MS एक्सेल ये आपका सॉफ्टवेयर है। स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, यहाँ पर फोटोशॉप आपका क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। बाकी प्रिंटर, माउस और सीडी, यानी जो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट है। बाकी तीनों में एक एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट साइट कब शुरू किया गया। ऑप्शन में हमारे पास में है 1 अगस्त 1975, 9 नवंबर 1980, 20 जून 1975 या फिर 17 अगस्त 1990। तो सैटेलाइट जो साइट जो प्रोग्राम था वो हमारा लॉन्च कब किया गया था, वो हमारा किया गया था 1 अगस्त 1975 को किया गया था। नासा और इसरो के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो इसका जो मेन जो मोटो था ये था कि एजुकेशनल और फाइनेंशियल जितने भी लोग हमारे यहाँ जो बैकवर्ड हैं इंडिया के अंदर में, उन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ICT सह शिक्षण विधा प्रयुक्त करने पर क्या होगा। ICT को यूज़ करने पर क्या होगा। ऑप्शन में हमारे पास में अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक पर कार्यभार अत्यधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी या फिर अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो भाई देखो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि बिना गुरु के तो कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है, गुरु गुरु होता है हमेशा। अध्यापक पर कार्यभार अत्यधिक हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि ICT का यूज़ करोगे तो काम और हल्का होता है, भारी नहीं होता। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय, अगर केंद्रित अगर अध्यापक है और कोई भी शिक्षा अगर अध्यापक केंद्रित है तो शिक्षा आपकी CCE या फिर NCF 2005 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी भी तरीके से आपकी सही नहीं होती। तो हमारे क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा कि अध्यापक जो है फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा, फैसिलिटेटर यानी सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रशिक्षणार्थियों यानी ऐसे बच्चे जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है, यानी बेसिक कार्य क्या है। ऑप्शन में है कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, ये एक काम है, बेसिक है यानी ये आगे देखेंगे। शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों को समस्याओं, व्यवहार और आवश्यकता के प्रति अंतरसूझ विकसित करना या फिर शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिज़ाइन को तैयार करना। तो भाई यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, जैसा कि आप पढ़ के समझ गए होगे, ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का मेन काम क्या है कि आप चाहते हैं कि छात्रों की कोई भी समस्या है या उनके बिहेवियर में कोई भी चीज़ है या फिर उनकी कुछ नीड्स हैं, उसके लिए आप अपने आप इन चीज़ों को समझ जाए, आप अपने अंदर एक सूझ विकसित कर सकें। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि संबंधवाद या साहचर्यवाद के सिद्धांत में कौन सा बंध संबंधित है। साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है। ऑप्शन में हमारे पास में स्थिति और प्रत्युत्तर, उद्दीपन और प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर और प्रतिक्रिया, उद्दीपन और प्रतिक्रिया। तो भाई थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया था संबंधवाद का सिद्धांत। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है उद्दीपन और प्रत्युत्तर, ये हमारा ठीक है, और साथ ही साथ जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी हमारा ठीक है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया। इसको हम SR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, SR थ्योरी। यहाँ पर S का मतलब स्टिमुलस और R का मतलब रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स में हमारा प्रत्युत्तर भी आ जाता है और प्रतिक्रिया भी आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहते हैं कि इंटरनेट क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इंटरनेट क्या है भाई बताना हमें, कि हार्डवेयर है, नहीं, कोई प्रोग्राम है, नहीं, कोई सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल भी नहीं। इंटरनेट क्या है हमारा, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कहते हैं निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा और गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होगा। किसके द्वारा होगा। ऑप्शन में हमारे पास में कक्षा अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया द्वारा या फिर पुनर्बलन द्वारा। तो भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होगा वो तो होगा छात्र की अंतःक्रिया द्वारा। अगर हमारा उसके साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है तो अधिगम की मात्रा और गुण का निर्धारण बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी को हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है। इससे पहले हम एक बार पिछले वाले क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन यानी कि जब भी कभी आप कंप्यूटर के बेस पर आपको प्रोग्राम देते हो तो किस लिए ज़रूरी है वो हमें बताना है। बेसिकली इसमें से कौन सा कथन ऐसा जो कि गलत है। पहला है यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है, यानी जिन बच्चों को कंप्यूटर आता है ये उसके लिए ज़रूरी है।
सेकंड कहता है अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है, जी हाँ, उसकी अपनी खुद की स्पीड होगी तो ये सही पॉइंट है। अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है, जी हाँ, उसको तुरंत उसको कोई भी फीडबैक मिल जाता है। अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहती है, जी कंप्यूटर आधारित अगर अन्वेषण करेगा तो अधिगमकर्ता की भागीदारी तो रहेगी रहेगी। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, जो कि गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता ही हो। यहाँ पर कंप्यूटर निरक्षर जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो भी इससे सीख सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, जिसके नहीं बेसिकली किसके अध्ययन पर है, मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाएगा। ऑप्शन में हमारे पास में संचेतना, अर्ध संचेतना, अचेतन या फिर बहुचेतन। हम सभी जानते हैं कि मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत था सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि अचेतन मन की शक्ति पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। अधिगम की शर्त कौन सी नहीं है, बेसिक। पहला है संलग्नता, यानी कि बच्चा वहाँ पर मिलजुल के काम करेगा, मीन्स अगर उसके साथ अगर कोई एक लगाव नहीं है तो वो काम को नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा प्रतिपादन, प्रतिपादन को हम बाद में देखेंगे। अभ्यास, अभ्यास जी हाँ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट भी ज़रूरी है। तो प्रतिपादन जो है यहाँ पर हमारी एक शर्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पर क्या कह सकते हैं, 17 का हम कह सकते हैं कि हमारा जो केवल बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक आधारभूत शर्त नहीं है। बाकी तीनों की तीनों चीज़ें हमारी अधिगम के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट कर सकती है। प्रतिपादन बेसिकली क्या होता है, जब भी कभी आप कोई काम करते हैं तो उसकी एक झलक आपको दिखाई देती है, तो ये सब फीडबैक भी कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन ये बहुत एंड पे ज़रूरी है, आधारभूत शर्त नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है। किशोर अवस्था से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास में अध्ययन के प्रति गंभीर ना होना, तर्कपूर्ण विचारों और तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता और स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना और पढ़ने में रुचि। तो भाई अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था की अगर हम किसी भी शिक्षा की बात करते हैं और अगर हम CDP वाले पॉइंट में आ रहे हैं तो कहीं पर भी अगर क्वेश्चन ने पूछा है पॉजिटिव पॉइंट तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव पॉइंट हमेशा गलत होता है। इसने कह दिया अध्ययन के प्रति गंभीर ना होना, तो भाई किशोरावस्था में ये ज़रूरी नहीं कि किशोरावस्था में अगर कोई आएगा तो वो पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये इसका उल्टा भी हो सकता है, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी अवस्था में ऐसा हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन है, क्योंकि ये इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। किशोर अपराध यानी जो बच्चे जो अपराध कर देते हैं, कोई भी चोरी जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कहीं मारपीट हो जाती है, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि कानूनी तौर पर गलत है, तो उसके लिए कौन सा तरीका सही होगा। पहला कह रहा है कि संगी साथियों के साथ रखा जाए, दूसरा कहता है व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, तीसरा कहता है बाल कारागार में भेजा जाए, और चौथा कहता है उपरोक्त सभी। तो भाई यहाँ पर किसी बच्चे को सुधारने के लिए हमारे तीनों के तीनों जो आपके उपाय हैं वो तीनों कारगर हैं। संगी साथियों के साथ भी आप रख सकते हैं, व्यावसायिक चिकित्सा भी आप दे सकते हैं ताकि बच्चा कुछ अच्छा कर पाए अपने जीवन में कॉमर्शियल लेवल पे। बाल कारागार में भेज कर आप उसे अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं, या फिर उसे एक ठीक ठाक से आप उसे कोई काम वहाँ पर भी सिखा सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो सारे ऑप्शन हैं हमारे सारे यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है किस चीज़ से। यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कौन सी है। यानी कि यहाँ पर बच्चे को ये नहीं पता कि कोई वस्तु अगर सामने नहीं दिख रही है तो भी वो अस्तित्व में रहेगी, तो कौन सी अवस्था ऐसी होती है। ऑप्शन में हमारे पास में संवेदी गामक अवस्था, प्राक संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, या फिर मूर्त प्रयोगों का काल। तो भाई जो हमारा संवेदी गामक अवस्था होती है ये हमारी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो एक बच्चा जो 2 साल से छोटा है उसके साथ सामान्यतः ऐसा होता है कि जो इंसान या जो चीज़ उसके सामने नहीं है वो उसको भूल जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी 2 साल का कोई छोटा बच्चा है या 1-1.5 साल का कोई छोटा बच्चा, अगर आप उससे उसके पापा का नहीं है वहाँ पर और आप उससे पूछते हैं कि बेटा पापा कहाँ गए, तो वो पापा को सोच सकता है शायद याद भी ना करे, ठीक है ना। हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है। ऑप्शन में हमारे पास में है वाद विवाद, तर्क, चर्चा या उपरोक्त सभी। तो भाई ये हम वाद विवाद भी कर सकते हैं किशोरों के साथ में, ये उसके अधिगम के लिए ज़रूरी है। तर्क भी बहुत ज़रूरी है, चर्चा करनी भी ज़रूरी है। तो हमारा जो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। कौन सा ऐसा संप्रदाय है, कौन सा ऐसा समाज है मनोविज्ञान का जो बोलता है कि भैया मनोविज्ञान को प्रॉपर तरीके से विज्ञान के अंदर डालने की कोशिश की जाए। ऑप्शन में हमारे पास में है संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद या फिर निर्मितिवाद। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारवाद, ये बल देता है इस बात पर कि मनोविज्ञान पूरी तरह से एक विज्ञान है। ठीक है, व्यवहारवाद की जैसे हम बात करते हैं तो चाहे हम बात करें पावलोव की या फिर हम बात करें स्किनर की, तो ये क्या थे, ये व्यवहारवादी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। किशोरों के साथ जब आप काम कर रहे हो और ऐसे किशोर खास के तौर पर जो कि असमायोजित हैं, उनके साथ आपको क्या नहीं करना चाहिए। आलोचनात्मक उपागम, यानी आप उसके काम की आलोचना करें। प्रजातांत्रिक उपागम, यानी कि आप उसके साथ में एक प्रजातंत्र के तरीके से पेश आएँ। ठीक है, कि भाई सबकी बातें सुनी जाएंगी यहाँ पर। संग्रहित उपागम, कलेक्टिव वहाँ पर एक अप्रोच रहेगा, या फिर एक आइडियल अप्रोच रहेगी, यानी आदर्श उपागम रहेगा। तो भाई यहाँ पर नहीं चाहिए कौन सा, आलोचनात्मक उपागम नहीं चाहिए। बच्चा जब किशोर कोई भी काम कर रहा है तो उसकी आलोचना अगर आप करोगे तो वो उस काम को करने से डरेगा। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। अप्रत्यक्ष तरीका है तनावों को कम करने का कौन सा, विश्लेषण और निर्णय, बाधाओं को दूर करना, उदात्तीकरण या फिर लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। तो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट है। अगर आप किसी चीज़ को सब्लिमाइज कर देंगे तो वो हमारा सबसे ज़्यादा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट एक ऐसा मेथड होगा जिससे कि आपके तनावों को कमी मिलेगी, जिससे हम इसके अंदर हमारा दमन, शमन, युक्तिकरण, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन में हमारे पास में है अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। तो भाई ये क्वेश्चन वैसे जिसे हम कहते हैं कि पीस ऑफ केक या फिर इसे हम कहें कि राइस प्लेट ईटिंग है। ये गलती निकालोगे तो भाई बच्चों का सहयोग कैसे करोगे, आलोचना करोगे तो बिल्कुल, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पूछा है। नकारात्मक व्यवहार करोगे तो भी कोई सहयोग नहीं मिलेगा। सहयोग कब मिलेगा, या सहयोग आप कैसे दे सकते हैं, आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, आप उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है। शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व कौन सा नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास में सामाजिक प्रणाली, संप्रेषण प्रणाली, सहायक प्रणाली या फिर संरचना। तो भाई यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है संप्रेषण प्रणाली, ये आधारभूत तत्व नहीं है। कम्युनिकेशन हमारी बाद की बात है, पहले हम क्या क्या करेंगे, पहले हम उसके सोसाइटी को चेक करेंगे, पहले हम उसकी हेल्प करेंगे, पहले हम उसको कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ में सिखाएंगे, तब जाकर कहीं कम्युनिकेशनल अप्रोच के हमारे सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा है। हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा है। ऑप्शन में हमारे पास में मैजिक लालटेन, अधिगम पैकेज, वीसीआर और ओवरहेड प्रोजेक्टर। भाई मैजिक लालटेन एक तरीके से आपकी मैजिक लैंटर्न है। ये बेसिकली क्या करता था कि किसी छोटी चीज़ को प्रोजेक्ट करके बड़ा करके दिखाता था, फिर उसमें लाइट वगैरह भरता था, तो मैजिक लैंटर्न एक हो गया। वीसीआर हम सभी जानते हैं बचपन में, ये एक वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता था बेसिकली। इसके अंदर आप बड़ी बड़ी कैसेटें आती थी जिसमें हम लोग पुराने जो 90s के जो दशक के जो बच्चे हैं या फिर जो अभी भी कईयों के घरों में मिल जाता है वीसीआर। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर बेसिकली एक तरीके से प्रोजेक्टर का ही एक पार्ट है। इसमें नीचे की तरफ आप किसी ट्रांसपेरेंट शीट पर, ट्रांसपेरेंट जगह पर आप अपनी शीट एक रख देते हैं, उस शीट को प्रोजेक्ट करके आगे दीवार पर थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया जाता है। तो तीनों के तीनों तो हमारे हार्डवेयर हैं, लेकिन जो अधिगम पैकेज है, ये जो लर्निंग पैकेज है, ये आपका हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाता है ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निर्देशन दिया जाना चाहिए, यानी डायरेक्शन कब देनी चाहिए। भाई बच्चों को समस्या होने पर नहीं, प्रॉब्लम पे अगर आप समस्या दोगे, आपको डॉक्टर थोड़ी नहीं हो। विद्यालय जीवन में आप उसे दे सकते हो डायरेक्शन, लेकिन कब देना चाहिए और भी देखते हैं। विषय चयन के समय जब आप कोई भी बच्चा कोई विषय चूज़ करना चाह रहा है, भाई साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, तब क्या उसे आपको डायरेक्ट करना चाहिए या फिर आजीवन करना चाहिए। तो भाई मैं कहूँगा कि आजीवन उसको डायरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पता नहीं किसकी सलाहों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बाकी के तीन ऑप्शन गलत है। हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है आजीवन, ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित नहीं करता है। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन में हमारे पास में बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण या फिर अनुभव।
तो भाई यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका गलत है, यानी कि ये आपका आंसर सही है। व्यक्तित्व जो है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगा। व्यक्तित्व व्यक्ति का कैसा भी हो, चाहे अंतर व्यक्तित्व हो चाहे बहिर्व्यक्तित्व हो, व्यक्ति सोच अपनी इस्तेमाल कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी कहा जाएगा। निम्न में से किसे शिक्षा तकनीकी कहा जाएगा। ऑप्शन में हमारे पास में है शिक्षण मशीन, शिक्षण व्यूह रचना, प्रणाली विश्लेषण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रणाली विश्लेषण है ये हमारा शिक्षा तकनीकी का एक हिस्सा है, बाकी के दोनों हिस्से किसका हिस्सा हैं, ये शिक्षण तकनीकी का हिस्सा है, ये शिक्षा तकनीकी का हिस्सा आपका नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CDP के बेसिस पर। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको PDF मिल सके या फिर इन क्वेश्चंस की आपको PDF मिल सके, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि हम आपको इसकी PDF जो है वो आपको आंसर की के साथ हम आपको इसे प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।